आज हम लोगों का जो विषय रहने वाला है वो है डाटा कलेक्शन टूल्स। शोध की प्रक्रिया में आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन कैसे किया जाता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिसका उपयोग करके हम लोग अपने जो आंकड़े हैं, अपने जो तथ्य हैं जो शोध में प्रयुक्त होने हैं उनको इकट्ठा कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम करना जरूरी है कि डाटा कलेक्शन क्या होता है, आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन क्या होता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डिजाइन डाटा है जो हमें चाहिए, आंकड़े जो हमें चाहिए अपने रिसर्च में प्रयुक्त होने के लिए, प्रयोग होने के लिए, उनको हम लोग वेरियस सोर्सेस, अलग अलग जो स्रोत है उनसे हम लोग इकट्ठा करते हैं ताकि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आंसर हमें मिल सके। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन क्या है, आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन क्या है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठे करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है उससे बाय मीन्स ऑफ अप्लाइड सम टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके हम लोग उन तथ्यों का संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको, ताकि हमारी जो समस्या है, प्रॉब्लम जो हम लोगों ने शोध में ली है उसका आंसर हम लोग प्राप्त कर सकें। क्लियर, डाटा कलेक्शन समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट रहेगा डाटा कलेक्शन टूल्स। डाटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं? डाटा कलेक्शन टूल का मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, these are called tools of instruments of data collection, जिससे हम लोग डाटा का संग्रहण कर सके, डाटा को हम लोग रिकॉर्ड कर सके। The various methods of data gathering involve the use of appropriate recording forms। कोई भी रिकॉर्डिंग फॉर्म्स हो सकती हैं, वो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स भी हो सकते हैं हमारे, क्वेश्चनियर्स भी हो सकते हैं हमारे, वो हमारे इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, वो हमारे रेटिंग स्केल्स भी हो सकते हैं, वो हमारी चेकलिस्ट भी हो सकती है। ये सारे हमारे पास रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग डाटा को इकट्ठा करते हैं। इनको डिटेल में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चनियर क्या होता है, शेड्यूल क्या रहता है, इंटरव्यू क्या होता है, चेकलिस्ट क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, रेटिंग स्केल्स क्या होते हैं। ये सारे के सारे डाटा कलेक्शन टूल्स हैं जिनका उपयोग करके हम लोग डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो मीन क्लियर है, डाटा कलेक्शन टूल्स क्या है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो डाटा इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग डाटा कलेक्शन टूल्स जो वो कहते हैं। आज जिन डाटा कलेक्शन टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग क्वेश्चनियर क्या होता है, प्रश्नावली जिसको हम लोग बोलते हैं, शेड्यूल अनुसूची, रेटिंग स्केल्स होते हैं हमारे पास, चेकलिस्ट होती है उसके माध्यम से भी हम लोग डाटा ले सकते हैं, इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन रहती है इसके अंदर, वो क्या होते हैं और कैसे प्लान किए जाते हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे, और ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से भी हम लोग डाटा जो इकट्ठा कर सकते हैं। इनको हम बारी-बारी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चनियर के ऊपर। जैसे नाम से पता चल रहा है क्वेश्चनियर क्या होते हैं। क्वेश्चनियर देखिए, इसकी जो सिंपल परिभाषा मैंने लिखी हुई है, क्वेश्चनियर इज ए सेट ऑफ केयरफुली प्लान्ड रिपीट क्वेश्चंस। मतलब जो प्रश्नावली है वो क्या है, सेट, एक सेट है किसका, प्रश्नों का एक सेट बनाया होता है हमने, जो कि हम लोगों ने सावधानी पूर्वक जिसको योजनाबद्ध तरीके से जिसको लिखा गया होता है पेपर्स की फॉर्म के रूप में, और जिसमें जो प्रश्न है वो अपने जो हमारा शोध की समस्या है उससे संबंधित पूछे जाते हैं। अब इस परिभाषा से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रश्नावली क्या है, एक प्रश्नों की सूची है जो शोधकर्ता उसका निर्माण करता है, और उसमें उस प्रश्नावली में उस शोध से संबंधित प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। और केयरफुली प्लान मतलब बड़े योजनाबद्ध तरीके से सावधानी
तरीके से उस प्रश्नावली का निर्माण जो वो किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, गुड की डेफिनेशन है, in general word questionnaire refer to a device for securing answer to questions by using a form which the respondent fills himself। इस डेफिनेशन से प्रश्नावली का और अर्थ जो वो ज्यादा क्लियर हो जाता है कि सामान्य शब्दों में प्रश्नावली किसे कहते हैं, ये एक वो डिवाइस है जो आंसर्स प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक फॉर्म के रूप में, और जिसे कि रिस्पोंडेंट्स वो खुद फिल अप करते हैं। रिस्पोंडेंट्स मतलब जो जवाब देने वाले व्यक्ति होते हैं वो उसे स्वयं ही फिल करते हैं। ये परिभाषा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम लोग अगला इंस्ट्रूमेंट देखेंगे शेड्यूल, तो उसमें क्या रहता है, उसमें रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो खुद आंसर को फिल नहीं करते हैं। क्वेश्चनियर्स में क्या होता है, प्रश्नावली दे देते हैं और उसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको उन क्वेश्चंस को वो टिक करते हैं या उसके आंसर जो वो जिस फॉर्म में पूछा गया होता है उस फॉर्म में देते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट अगली डेफिनेशन है, बार डेविस एंड जॉनसन ने बोला है कि क्वेश्चनियर इज ए सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस दैट आर सबमिटेड टू ए सैंपलिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज डिसाइडेड। क्वेश्चनियर क्या है, सिस्टमैटिक कंपाइलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिस्टमैटिक कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नों को सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया होता है। एक ऐसा सेट जो हम लोग सैंपल को देते हैं, पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है उसको देते हैं, जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, प्रश्नावली क्या है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो बड़े केयरफुली सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके बनाए जाते हैं, और उनको हम लोग पॉपुलेशन का जो सैंपल होता है उसको एडमिनिस्टर करते हैं, और जो सैंपल होता है वो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए होते हैं, डिजायर्ड आंसर चाहिए होते हैं, उसका आंसर वो स्वयं अपने हाथों से भर करके लिख करके देते हैं। क्लियर, यहां तक हमें क्वेश्चनियर का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर, कितनी प्रकार की जो प्रश्नावलियां हैं ये होती हैं। तो इसको मैंने दो डिफरेंट टाइप्स में बांटा है। यदि हम लोग ब्रॉडली इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनियर और एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर। ओपन एंडेड क्वेश्चनियर क्या होता है, इसमें प्रश्नों को खुला छोड़ा जाता है और जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो उन प्रश्नों को उत्तर देने वाले होते हैं, उनके पास आज़ादी रहती है, वो अपने हिसाब से जितना लिखना चाहते हैं उतना आंसर दिया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप लोगों को एक ऐसा प्रश्न दिया जाएगा जो ओपन एंडेड रहेगा और आप अपनी मर्जी से उसका जो आंसर है वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपके जो अध्यापक आपको जो पढ़ा रहे हैं, उनके जो पढ़ाने का तरीका है, उनके जो पढ़ाने का तरीका है उसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। तो आप क्या करेंगे, उनका जो टीचिंग स्टाइल है उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे, उनके जो रिक्वायर्ड आंसर है वो देंगे। वो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से उसका आंसर दे सकता है। दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनको सीमाओं में बांध दिया जाता है, उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं, उन सीमाओं के बाहर वो नहीं जा सकते। आपकी कक्षा में जो आप, जैसे उदाहरण के लिए आपकी जो कक्षा के अध्यापक है वो आपको कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा या बुरा, दो में से अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा टिक करेंगे, बुरा पढ़ाते हैं तो बुरा टिक करेंगे। इसके पास आपका फ्रीडम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपका आंसर ऐसा नहीं हो सकता था जो इन दो क्वेश्चन से बाहर हो। लेकिन वो जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो क्लोज एंडेड होने के कारण आप लोग जो अपना उत्तर उसमें नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की जो प्रश्न या प्रश्नावली रहती है उसको हम लोग क्लोज एंडेड प्रश्नावली कहते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे भी हम लोग क्वेश्चनियर्स को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक है मेल क्वेश्चनियर्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग इंटरनेट हम लोग ईमेल्स करते हैं और ईमेल्स के माध्यम से हम लोग डाटा जो इकट्ठा करते हैं, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म्स का यूज करते हैं आजकल। ठीक है, ये वो एक मेल क्वेश्चनियर, ईमेल क्वेश्चनियर का एक
एग्जाम्पल है। और दूसरा होता है फेस टू फेस एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपीज में हम लोग क्वेश्चनियर्स को प्रिंट करते हैं और स्वयं जाकर के फेस टू फेस सिचुएशंस में हम लोग रिस्पोंडेंट्स को देते हैं और वो रिस्पोंडेंट्स जो वो उस क्वेश्चनियर को भर करके फिर से रिसर्चर को वापस कर देते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चनियर बनाना है वो कैसा होना चाहिए, कौन सी बातों को हम लोगों ने मद्देनजर ध्यान में रखना है अपने क्वेश्चनियर को बनाते हुए, जो हमें एक अच्छा क्वेश्चनियर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों ने क्वेश्चनियर के अंदर जो क्वेश्चंस डालने हैं उसका जो नंबर है, संख्या है, वो लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब कम क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत लेंथी क्वेश्चनियर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिस्पोंडेंट्स क्या करते हैं, उनके अंदर पैसिवनेस आ जाती है। वो क्या करेंगे, भरते समय फिर ज्यादा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते नहीं है। क्योंकि मान लो आप लोगों को 500 क्वेश्चंस का आंसर करना है तो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो बोर हो जाते हैं और इतना लंबा क्वेश्चनियर दे करके वो जो सही डाटा है वो नहीं देते। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चनियर रखना है उसमें जो प्रश्नों की संख्या रखनी है वो सबसे पहले कम रखनी है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी शोध समस्या को प्रॉपर एड्रेस ना कर सके। दूसरा, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। क्वेश्चनियर बनाना अपने आप में एक कला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों को सीक्वेंस के आधार पर रखेंगे। सीक्वेंस मतलब पहले जो प्रश्न बेसिक होगा वो पूछा जाएगा, उसके बाद हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, समझ आ रहे हैं? सीक्वेंस डिसाइड करेंगे हम लोग इसमें। जो आसान प्रश्न है, या जैसे मान लीजिए हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का गांव, उस व्यक्ति का एड्रेस, नाम फिर गांव फिर एड्रेस फिर उसकी डिस्ट्रिक्ट फिर उसका तहसील फिर उसका डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट और फिर कंट्री। ठीक है, इस तरह से हम लोग सीक्वेंस में क्वेश्चंस को रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो क्वेश्चनियर होना चाहिए वो साधारण होना चाहिए और रिस्पोंडेंट्स उसको आसानी से समझ सके। ऐसे प्रश्न हम लोगों ने रखने हैं जो साधारण हो, सिंपल हो और एक बार पढ़ने में ही रिस्पोंडेंट्स के दिमाग में आ जाए। ऐसे प्रश्न हम लोगों ने उसके अंदर रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस। तो क्वेश्चनियर के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, जब भी क्वेश्चनियर बनाएंगे हम लोग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो उसके ऊपर लिखेंगे कि ये कैसे भरना है आप लोगों ने, और कितना टाइम दिया जा रहा है आपको इस क्वेश्चनियर को भरने के लिए, और किस एज ग्रुप के लिए ये क्वेश्चनियर रहेगा, कितने समय में ये भरना है और किस संबंध में जानकारी जो प्राप्त की जा रही है, वो सारी की सारे इंस्ट्रक्शंस में ही हम लोगों ने लिख देनी है। जैसे आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, कि इन्हीं 5 में से 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या आपके जो वर्ड की लिमिट्स है वो 100 और 500 के बीच में होनी चाहिए होती है ना इंस्ट्रक्शंस। उस तरह से जब आपने प्रश्नावली का निर्माण करना है तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके लिए आप लोगों ने उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होनी चाहिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। उसका बाद नेक्स्ट है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। मतलब कई बार हम लोगों ने प्रश्नों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं होता वो भी उसके अंदर डाल देते हैं। तो अगर अनडिजायरेबल क्वेश्चंस होंगे तो अननेसेसरी लेंथ जो वो आपकी जो प्रश्नावली उसकी बढ़ जाएगी, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए अनडिजायरेबल क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं रखने हैं। या कई बार हम लोग पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो सीख करते हैं, व्यक्तिगत जानकारी जिसके अंदर आने का खतरा रहता है, वैसे प्रश्न हम लोग ना रखें, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो जवाब देने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों ने हटा देने हैं। उसके बाद कैलकुलेशंस मस्ट बी अवॉइडेड। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्न डाल देते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कैलकुलेशंस के डर के कारण या मैथमेटिक्स जिनका मान लो वीक हो गए तो वो वैसे ही अपने हाथ खड़े कर देंगे, तो वो आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे या उन क्वेश्चंस को वो जो है वो
फेक डाटा जो है वो दे देंगे। तो इस प्रकार के डाटा का कोई फायदा रहता नहीं है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए, कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करें। उससे जो डाटा आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है, उसके एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी हम लोगों को हेल्प मिलता है। तो ये था हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल। दूसरा जो डाटा कलेक्शन टूल है वो है शेड्यूल, इसको हम लोग अनुसूची बोलते हैं। ये क्या होता है? Questionnaires are used to obtain information from individuals. Schedules are used to record activities or events. शेड्यूल में क्या करते हैं हम लोग? जो घटनाक्रम हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन घटनाक्रमों को रिकॉर्ड किया जाता है। कोई व्यक्ति ब्रश कर रहा है, 7 बजे उठ के ब्रश कर रहा है, यस। 8 बजे वो ब्रेकफास्ट करता है, यस। ठीक है, देखिए हम लोग होता है इसमें भी ये क्वेश्चनर्स की तरह ही होता है शेड्यूल, लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो प्रश्नों का आंसर है वो रिस्पोंडेंट्स खुद नहीं देता है, जबकि जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो स्वयं आंसर्स को देता है चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद। जैसे उसने देख लिया, ठीक है, सुबह 7 बजे कोई व्यक्ति उठ रहा है और वो 7 बजे उठ के डेली ब्रश करता है, नोट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, क्वेश्चनर में क्या होता है? क्या आप सुबह 7 बजे उठ के ब्रश करते हैं, हाँ या नहीं, वही लिख के देगा जो रिस्पोंडेंट्स होगा। तो क्वेश्चनर और शेड्यूल्स में मेन डिफरेंस जो वो यही रहता है। अब जैसे देखिए क्वेश्चनर में हम लोग एक क्वेश्चन डाला है मैंने, विच स्पोर्ट्स डू यू वॉच ऑन टेलीविजन? टेलीविजन में आप कौन सा स्पोर्ट्स जो वो देखना पसंद करते हैं? तो वो लिख देगा क्रिकेट या हॉकी या जो भी है। जबकि शेड्यूल में क्या होता है? देखेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे टीवी चैनल में कौन सा चैनल लगा है और कितने अधिक टाइम तक वो कौन सी गेम को देखता है। ये क्वेश्चनर और शेड्यूल के बीच में डिफरेंस है। क्वेश्चनर जो होते हैं वो मेल किए जाते हैं एंड फिल्ड बाय रिस्पोंडेंट्स, और जो आंसर देने वाले होते हैं वही उनको भरते हैं। जबकि शेड्यूल में क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, रिसर्चर को खुद जाना पड़ता है चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, और साथ में फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ही उसको भरा जाता है। मेन डिफरेंस है। उसके बाद ये इकोनॉमिकल होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। शेड्यूल जो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है टाइम एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्वेश्चनर में नॉन रिस्पॉन्स हाई होता है, मतलब हम लोग क्वेश्चनर दे देते हैं भरने के लिए, उसके अंदर मान लो 50 क्वेश्चंस हैं और आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर जो है वो भरने वाले नहीं देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। जबकि शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद आंसर्स को भरता है, इसलिए उसके अंदर सारे के सारे जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे फिल होकर के ही आते हैं। तो इसके अंदर नॉन रिस्पॉन्स जो होता है वो हाई होता है, जबकि शेड्यूल के अंदर नॉन रिस्पॉन्स जो वो हमेशा लो रहता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है क्वेश्चनर, और ये टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड है इसके अंदर, मतलब हमें पता है शेड्यूल पहले से ही तय होता है। उसके बाद लिटरेट कोऑपरेटिव रिस्पोंडेंट्स, तो इसमें क्या चाहिए होता है? क्वेश्चनर हम उन्हीं को दे सकते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और साथ ही साथ जो कोऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कोऑपरेशन भी जरूरी है। शेड्यूल क्वेश्चनर दे दें हम लोग रिस्पोंडेंट्स को, रिस्पोंडेंट्स जो वो कोऑपरेट ना करें, हम लोग नहीं भरेंगे, वे क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। जबकि शेड्यूल के अंदर ऐसी कोई स्थिति जो वो नहीं रहती है। ठीक है, जरूरी मतलब अनपढ़ लोगों का भी हम लोग शेड्यूल के माध्यम से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, और कोऑपरेशन की भी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट जो लिमिट है वो नहीं रहती है। इसमें जो मेजर डिफरेंस है, देखिए, सक्सेस डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी जो सक्सेस है वो हमें मिलेगी। जबकि इसमें क्या होता है? सक्सेस डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जो मतलब डाटा इकट्ठा कर रहा है व्यक्ति, उसके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, उससे हम लोगों की शेड्यूल की सक्सेस जो डिपेंड करती है।
तो ये था क्वेश्चनियर और शेड्यूल में मेन डिफरेंस। नेक्स्ट जो डाटा कलेक्शन टूल है वो है रेटिंग स्केल्स। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या होता है, इसमें हम लोग दो चीजों का ध्यान रखते हैं। रेटिंग स्केल कैन हेल्प टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द बिहेवियर ऑफ वन स्टूडेंट और मैनी स्टूडेंट। इट आल्सो मेजर द डिग्री टू व्हिच द स्टूडेंट एग्जिबिट ए स्पेसिफिक बिहेवियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जब भी रेटिंग स्केल की बात आती है तो आपने इसमें देखना है डिग्री। कौन सी डिग्री तक कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है, उसके लिए हम लोगों ने रेटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कक्षा में टीचर कैसा पढ़ाते हैं, उसको हम लोग जब डिग्री की फॉर्म में मेजर करेंगे तो आपको एक स्केल दिया जाता है। वो 3 पॉइंट स्केल भी होता है, 5 पॉइंट स्केल भी होता है, 7 पॉइंट स्केल भी होता है, जिसमें कैसा पढ़ाते हैं आपके जो टीचर है। पुअर, अगर आपको लगता है पुअर तो आप 1 को टिक करेंगे, अनसेटिस्फैक्टरी तो 2 टिक करेंगे, सेटिस्फैक्टरी पढ़ाते हैं लगता है कि ठीक है पढ़ाते हैं, थोड़ा समझ आ भी जाता है, थोड़ा नहीं भी आता तो आप एवरेज आंसर 3 करेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग सेटिस्फैक्टरी का आंसर देते हैं। और आपको लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं ये, तो आप उनको आउटस्टैंडिंग रेटिंग 5 दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसी रेटिंग हो सकती है, या 5 4 3 2 1 इस तरह से रिवर्स भी आप लोग इसको रख सकते हैं। तो ये जो रेटिंग स्केल्स हैं इससे बहुत अच्छी जानकारी हमें जो वो प्राप्त होती है। क्वेश्चनियर में क्या था, क्या आपके टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ या ना। अच्छा पढ़ाते हैं हाँ तो 1 नंबर, नहीं तो 0 नंबर। तो उसमें क्या था, वैरायटी नहीं थी। अब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको लगता था कि हाँ ठीक है 100 पढ़ाते हैं, या बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पढ़ाते हैं, या बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं। तो उस डिग्री को मेजर करने के लिए फिर रेटिंग जो स्केल्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, आ सकते हैं, जैसे पुअर, वेरी पुअर, है ना, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या कुछ कोई और इससे जो हायर डिग्री को इंडिकेट करे उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया रेटिंग स्केल्स। अब इनको देखो, इनको बनाने की ना अलग अलग विधियां हैं, उनको उसके ऊपर हम लोग डिटेल में एक दिन लेक्चर लेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं, फिर कैसे उसका प्रीलिमिनरी ट्राई आउट होता है, कैसे फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसको हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट करके एक लेक्चर बनाएंगे और उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगला जो डाटा कलेक्शन टूल है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू में अपीयर भी हुए होंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से हमें डाटा चाहिए होता है हम लोग उसके पास चले जाते हैं और उसके सामने बैठकर फेस टू फेस मोड में हम लोग जो है वो उनसे प्रश्न करते हैं और उनसे आंसर जो है वो लेते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, और जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको हम लोग इंटरव्यूअर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शोध से जुड़े जो सवाल होते हैं उनकी हमकी 2 प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं कि हम लोगों ने जाकर के ये प्रश्न पूछना है, पहला प्रश्न मैं ये पूछूंगा, दूसरा ये पूछूंगा, तीसरा ये पूछूंगा, एक सूची बना लूंगा। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग ऑन द फ्लो, हमारे पास जो प्रश्न आ रहा होता है उस वक्त की जो परिस्थितियां बनती है बात करते वक्त, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के इंटरव्यू को हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये डाटा इकट्ठा करने का। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें हम लोगों के पास लैंग्वेज जो वो इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करती है। बाकी हम लोग अगर लिटरेट है या नहीं है तो उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हम लोगों ने डाटा इकट्ठा करना है तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपयुक्त विधि है ये। वो व्यक्ति 80 साल का व्यक्ति है, मान लो उसको पढ़े लिखे वो नहीं है, और हम लोगों ने उनका कोई कल्चरल एस्पेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोगों को उनके पास एक ही साधन है इंटरव्यू, जिससे हम लोग उनसे डाटा इकट्ठा कर सकते हैं।
ठीक है, वो चाहे आप स्ट्रक्चर्ड बनाए चाहे अनस्ट्रक्चर्ड बनाए, वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो अपनी शोध समस्या से संबंधित प्रश्न पूछता है और जो इंटरव्यू होता है वो उसके प्रश्नों का आंसर जो वो देता है। उसके बाद नेक्स्ट है चेकलिस्ट। जैसे नाम से पता चल रहा है, चेक करना है किसको? लिस्ट को। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने पास एक सूची बना लेता है और उस सूची में जो चीजें उसको दिखती हैं वो टिक जो वो करता है। इस प्रकार का जो चेकलिस्ट जो वो इंस्ट्रूमेंट है डाटा कलेक्ट करने का। A list of all the things that you need to do, information that you want to find out, or things that you need to take somewhere, which you may in order to ensure that you do not forget anything. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मान लो आप लोगों ने ट्रैकिंग पे जाना है, तो ट्रैकिंग पे जाने के लिए ट्रैकिंग पे जाना है आप लोगों ने, और कौन कौन सा सामान आप लोगों ने लेना है आप उस वक्त भूल ना जाए, इसीलिए आप क्या करेंगे? एक चेकलिस्ट बना लेंगे जिसमें शूज, टेंट, खाना, बिस्किट्स, लाइट, ठीक है, ये सारी चीजों का एक आप सूची बना लेंगे। और जब आप लोग जाने वाले होंगे उस दिन सुबह, इस प्रकार की चेकलिस्ट में नाम लिखे होंगे, ठीक है, हमारे पास लाइट आ गया, हमारे पास शूज आ गए, हमारे पास जो टेंट है वो आ गया। इस तरह से हम लोग जो डाटा है, डाटा कलेक्शन के लिए भी हम लोग चेकलिस्ट का यूज जो वो करते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा डाटा कलेक्शन टूल आज के लेक्चर में रहने वाला है वो है ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं निरीक्षण। ऑब्जर्वेशन का साधारण मतलब है लुकिंग आउटवर्ड, मतलब अपने आंखों का इस्तेमाल करके, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके जो चीजें घटित हो रही हैं उन घटने वाली चीजों का निरीक्षण करना, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। It is a process in which one or more person observe what is occurring in some real life situations and clarify and record permanent happening according to some planned scheme. उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन। देखिए नाम से पता चल रहा है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति जो है वो रियल लाइफ सिचुएशंस में कौन कौन सी चीजें घटित हो रही हैं उन घटने वाली चीजों को क्लैरिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एक प्लान तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उन हो रही घटनाओं का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो अलग अलग टाइप के हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन कौन करता है? जो रिसर्च कर रहा व्यक्ति है, जो शोध करता होगा वो ऑब्जर्वर बनेगा और वो चीजें घटित क्या हो रही हैं उनके ऊपर निरीक्षण करेगा। अब ये अलग अलग टाइप्स की ऑब्जर्वेशन हो सकती है। हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटर होगा, शोधकर्ता होगा, वो जो सिचुएशन रियल लाइफ सिचुएशन हो रही है उसका पार्ट बन जाता है, उसके साथ स्वयं भी वो उस हो रही घटनाक्रम का हिस्सा बन जाता है। वहां पर जो लोग होते हैं उन्हें मालूम नहीं रहता है कि कोई हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है या हमारे ऊपर कोई चेक रख रहा है, हमारी कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उसको हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए हम लोग हॉकी का मैच है और हॉकी के मैच में जो 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं उन 11 प्लेयर्स का अपनी हॉकी टीम का बिहेवियर चेक करना है, कैसा रहता है। तो उन प्लेइंग 11 में यदि एक दो व्यक्ति भी है जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है और वो खेल भी रहा है, साथ में खेलते खेलते वो क्या कर रहा है, सभी लोगों को ऑब्जर्व भी कर रहा है कि उनका बिहेवियर कैसा रहता है, तो वो क्या है, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसमें क्या करता है, जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, वो ऑब्जर्वेशन का एक पार्ट नहीं रहता है, वो बाहर बैठ करके चीजों को निरीक्षण करते रहता है। ठीक है, मान लो
अगर उसी वही वाला एग्जांपल ले तो हम लोग उसमें जो प्लेइंग में जो लोग होंगे, खेल रहे जो लोग होंगे, वो उसका हिस्सा नहीं होगा। वो कोच हो सकता है जो बाहर है, वो ऑब्जर्व कर रहा हो सकता है, या ऑडियंस में से कोई व्यक्ति हो सकता है, या जैसे अध्यापक है या प्रिंसिपल्स हैं, तो महाविद्यालय के अंदर हो रही घटनाओं को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, महाविद्यालय में होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करना दूर रह करके, बाहर रह करके, वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आता है। दूसरा एक हमारे पास कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी है। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब है ऐसे ऑब्जर्वेशंस जिनको हम लोगों ने, जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण है, जिसको चीजें हम लोगों ने पहले प्लान की है, मान लो कि हम लोगों ने ये और ये चीजें जो है वो ऑब्जर्व करनी है, सिर्फ यही चीजें ऑब्जर्व करनी है, उसके बाहर वाली चीजें ऑब्जर्व नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में जो छोटा भाई या बहन है उसका बिहेवियर का एनालिसिस करना है, तो आप लोगों ने जब वो घर तक है, जब तक वो घर में है तभी तक उसका बिहेवियर का एनालिसिस करना है, मान लो। ठीक है, सुबह कितने बजे उठता है, खाना कितने बजे खाता है, रेडी कितने बजे उठता है, तब तक आप एनालिसिस करेंगे। फिर जब वो कॉलेज चला जाएगा तो आपने उसका बिहेवियर एनालाइज नहीं करना है। आपने पहले से डिसाइड किया है कि जब वो घर में वापस आएगा फिर से 4 बजे या 5 बजे, फिर से आप उसका बिहेवियर का स्टडी करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन को हम लोग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें जो रिसर्चर है, शोध करता है, उसका कोई नियंत्रण जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर नहीं रहता है, उसको हम लोग अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उसी प्रकार अगले बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की टाइप्स हो सकती हैं। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है, जिसमें हम लोग पहले ही योजना बना लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्व करना है। अनप्लान्ड भी हो सकती है, जैसे मान लो हम लोग चले गए बाहर और एक व्यक्ति मिल गया, बस स्टैंड पे चले गए, वहाँ पर लोगों का रिएक्शंस देख लिया, वो अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकती है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। तो किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में जब हम लोग होने वाली या हो रही घटनाएं होती हैं उनका निरीक्षण करते हैं, उसे हम लोग डाटा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस रहती है कि हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करना है, कितने समय तक ऑब्जर्व करना है, हमारे पास ऑब्जर्विंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, कितने लोग ऑब्जर्व करने के लिए लगेंगे, कब कब ऑब्जर्व करना है, और उसका फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। वो एक पूरी प्रोसेस जो ऑब्जर्वेशन में हमें फॉलो करनी पड़ती है, तभी हम लोग एक अच्छा डाटा सर्वे इकट्ठा कर सकते हैं। तो these were some of the important data collection tools that may be used for collecting data for your research. क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, हम लोगों को डाटा इकट्ठा जो है वो करने के लिए इन टूल्स की जरूरत जो वो पड़ती है। ओके।